उसमें जो ओबीसी श्रेणी के बारे में जो एक कॉलम होना चाहिए था वो नहीं है। ये मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया का एक नोटिफिकेशन है जो 14 अगस्त को अभी जारी हुआ है, और इसके जो क्वेश्चनायर है उस क्वेश्चनायर में, उस प्रश्नावली में 10वें नंबर पे लिखा है शेड्यूल कास्ट / शेड्यूल ट्राइब / कास्ट। अब ये सिर्फ कास्ट लिखा है, इसमें ओबीसी श्रेणी नहीं लिखा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को बार बार कहते हैं, छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, और एक बात वो बहुत बार बार कहते हैं कि हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब ओबीसी एक संवैधानिक दर्जा है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट्स की भर्ती हो एम्प्लॉयमेंट्स की, तो उसमें ओबीसी लिखा हुआ आता है। शिक्षा में जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो हमारी चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी के परामर्श पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे और हमारे एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे, उन्होंने संविधान में 15(5) का संशोधन लेकर के आए और ओबीसी वर्ग को, SC ST वर्ग को, सबको केंद्रीय जो विश्वविद्यालय थे उन संस्थानों में आरक्षण दिया। तो ये तो बियॉन्ड, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती कि ओबीसी एक संवैधानिक वर्ग है। अब मोदी जी ने उसको क्यों गायब कर दिया, ये मुझे अभी तक बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मोदी जी ने उसमें जो ये कॉलम रखा है सिर्फ कास्ट, इसका मतलब ये है कि जो एनुमरेटर है वो घर में जाएगा और परिवार के मुखिया से वो पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, और वो जो सिस्टम है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन किया जाएगा उससे जो आंकड़े आएंगे वो बहुत ही खराब आएंगे और वो नॉन वर्केबल होंगे। अब विडंबना जो है वो इस चीज की है कि मोदी जी जब 2014 में आए चुनाव में, तो तब से लेकर के आज तक हर चुनाव में उन्होंने ये कहा है कि मैं ओबीसी का हूं, और ओबीसी होने की वजह से दुनिया में मुझको अपशब्द कहे जाते हैं, मुझे तरह तरह की शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मुझे 2.5 किलो अपशब्द रोज दिए जाते हैं, और इस तरह से उन्होंने जो भोले भाले हमारे ओबीसी के भाई थे उनकी सहानुभूति अर्जित की। और पिछले 12 वर्षों में लगातार एक ओबीसी के बहुत बड़े वर्ग का वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कभी 2 सांसद होते थे, वो 2 से लेकर के अगर 302 तक पहुंची है तो उसमें ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हाथ है। और उसी ओबीसी वर्ग को मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं, यानी ओबीसी वर्ग ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इनकी पार्टी को सत्ता में लेके आए, और मोदी जी उसी ओबीसी वर्ग को मूर्ख बना रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि असल में मोदी जी कहने को तो ओबीसी वर्ग का अपने आप को बताते हैं, लेकिन जो उनके कर्म है वो दर्शाते हैं कि मुखौटा ओबीसी का है, लेकिन जो उनका दिल है वो मनुवादी शक्तियों के लिए धड़कता है। उनके जो कर्म है वो मनुवादी हैं, उन मनुवादी शक्तियों के इशारे पे वो काम करते हैं। ओबीसी श्रेणी का इस क्वेश्चनायर में एब्सेंट होना, गायब हो जाना, ये कोई भूल चूक वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, खड़यंत्र है, और मैं कहूंगा कि इसके पीछे जो दिमागी मनुवादी हैं, वो दिमागी मनुवादी जो मोदी सरकार को नियंत्रित करते हैं,
वो नहीं चाहते कि सदियों से जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं वो भविष्य में उनके बराबर मुख्य धारा में आकर के खड़े हो जाएं। वो चाहते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था सदियों तक चली है वो ऐसी ही चलती रहे। अच्छा साथियों, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना की घोषित की, वो बहुत मजबूरी के चलते की। 2023 में हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने ये मुहिम, ये आंदोलन शुरू किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और इस बात को उन्होंने एक सही में बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए उठाया था। भारत जोड़ो यात्रा में जब उन्होंने हजारों किलोमीटर तक यात्रा की तो उन्होंने देखा कि गांव में जब इंटीरियर्स में से वो गुजरे तो इस देश की जो 88% आबादी है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो इस देश का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो पावरफुल इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, जैसे जो मंत्रालयों में सचिव होते हैं जो पूरी मिनिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, जैसे 500 फॉर्च्यून कंपनी होती हैं, मीडिया हाउसेज होते हैं, मीडिया के मालिक, उनके एडिटर, उनके एंकर, तो ये सब के सब यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी बिल्कुल एब्सेंट है। और राहुल जी का मानना था कि अगर इस तरह की व्यवस्था रही किसी भी देश में, अगर 88% वर्ग को अगर आप पावर स्ट्रक्चर से बाहर रखेंगे तो वो देश कभी देश एडवांस नेशन बन नहीं पाएगा। तो कहने को तो हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था लागू है जिसको कहते हैं ना डीजीओ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू है कागजों में, लेकिन डी फैक्टो वास्तविकता में अगर आप जाएं तो आज भी हमारे देश में एक बहुत हद तक एक मनुवादी व्यवस्था जो है वो चल रही है। अब होता क्या है कि जब भी कोई मनुवादी शक्तियों के खिलाफ इस देश में जिस महापुरुष ने भी आवाज उठाई है तो उसका विरोध हुआ है। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, जिन्होंने भी इस देश के शोषितों, वंचितों के लिए आवाज उठाई है, उनको गालियां पड़ी। तो आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार, क्योंकि राहुल जी आवाज उठाते हैं, ओबीसी की आवाज उठाते हैं, दलित की आवाज उठाते हैं, आदिवासी की आवाज उठाते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं, महिलाओं की आवाज उठाते हैं, यानी जो शोषित वंचित तबका है हमारे देश का, उसकी आवाज उठाते हैं। इसलिए इस देश में जो मनोवादी दिमागी आदमी हैं वो राहुल जी का विरोध करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हर तरह से। उनको तरह तरह के, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह के अपशब्द पिछले 10-12 साल में, 15 साल में राहुल जी के लिए इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो गरीब और कमजोर का साथ देते हैं। मुकदमे उनके पे लगे, 30 से ज्यादा उनके खिलाफ FIR हुई, उनको जेल तक की सजा दे दी गई, उनको घर से बेघर करके उनका सामान सड़क पे फेंक दिया गया। लेकिन राहुल जी आप समझते हैं कि वो एक अलग ही किस्म के, एक अलग ही बहादुर नेता हैं, और ये मनुवादी शक्तियां भूल जाती हैं कि राहुल गांधी जी एक गांधी हैं, वो सावरकर नहीं है कि वो झुक जाए या माफी मांग लें। वो जब सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वो खड़े रहते हैं। और ये इस देश के ओबीसी की, दलित की, आदिवासी की, महिलाओं की, गरीबों की खुशकिस्मती है कि इस देश को एक ऐसा नेता मिला है। वो एक शेर भी है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर, ऐसा नेता, ये इस देश के ओबीसी वर्ग का, इस दलित का, इसकी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे लिए लड़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 29 जुलाई 2024 न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। लोकसभा में जातीय जनगणना का मुद्दा चल रहा था,
बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे और राहुल जी के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे थे अर्बन नक्सल मानसिकता, पापी। और एक सांसद जो है बीजेपी का, आप जानते हैं कि वो अपनी जबान के लिए मशहूर है, अनुराग ठाकुर, उसने पता नहीं क्या क्या कहा जो मैं शब्द रिपीट भी नहीं कर सकता। उस दिन 29 जुलाई 2024 को संसद के अंदर न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने इन सब चीजों के बावजूद बिना उत्तेजित हुए मुस्कुराते हुए बड़ी शांति से एक बात कही थी और वो प्रोफेटिक वर्ड्स थे। उन्होंने कहा था, मोदी जी आज आप चाहे कुछ भी कह लें मुझे, लेकिन इस देश में जाति जनगणना इसी लोकसभा के कार्यकाल में और आपकी सरकार के द्वारा मैं करा के रहूंगा। और आप सब जानते हैं कि 9 महीने बाद 30 अप्रैल 2025 को मोदी जी की सरकार मजबूरी में, जनता के प्रेशर में उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके दिल के अंदर हेरा फेरी या बेईमानी रही, जिसका आप देख रहे हैं कि क्वेश्चनायर में ओबीसी श्रेणी बिल्कुल गायब है। अब मोदी जी चाहते हैं कि जो झोला छाप टाइप की जनगणना, जिस तरह की जनगणना की वकालत न्याय योद्धा राहुल गांधी जी करते हैं, वो आपने देखा अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि समाज का एक्सरे है। तो वो एक डायग्नोस्टिक, साइंटिफिक, जेन्युइन कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। और मैं एक डॉक्टर हूं, क्वालिफाइड डॉक्टर हूं। मैं ये जानता हूं कि जब डायग्नोसिस सही होगा तो इलाज भी सही होगा। अगर डायग्नोसिस गलत होगा तो इलाज भी गलत होगा। तो समाज का अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो उसकी साइंटिफिक, डायग्नोस्टिक, जेन्युइन कास्ट सेंसस आपको करानी पड़ेगी। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण माफ करना, उसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे देश में तेलंगाना में स्थापित हो चुका है। तेलंगाना में जो जननायक राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार जनगणना हुई, जो कास्ट सर्वे हुआ, जो तेलंगाना सरकार ने कराया, उसको नाम दिया सीप कास्ट सर्वे, SEEP कास्ट सर्वे, यानी S सोशल, जो 3 E हैं उसमें एक E इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, यानी हर परिवार, हर समाज, हर जाति के ये जो 5 पहलू हैं, ये 5 डायमेंशंस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल, उसका असेसमेंट करने के लिए स्टेक होल्डर से बात की गई। ये मन की बात करके क्वेश्चनर नहीं बनाया गया वहां पे कि रात 8 बजे मन में आया और क्वेश्चनर बना दिया। जितने भी वहां पे इस तरह के सामाजिक संस्थाएं थी, जो एक्टिविस्ट थे सोशल, उनसे बात करके वहां पे 54 प्रश्नों का एक क्वेश्चनर बनाया गया, ताकि ये जो 5 पहलू, जो 5 डायमेंशंस हैं हर समाज की, 242 जाति हैं वहां तेलंगाना में, वो सब डायमेंशन का उनको पता लगे। और वहां पे उन 242 जातियों का जो कास्ट का मैनुअल लेकर के, और जो सेंट्रल कास्ट लिस्ट है हमारे पास उपलब्ध है, उसको लेकर के एनुमरेटर हर घर में गए, वहां श्रेणी पूछी कि आपकी क्या श्रेणी है। किसी ने कहा जी मैं ओबीसी में आता हूं, तो ओबीसी में आप किस समाज से आते हैं, वो वहां पे पूछा गया। जो वर्बेटिम, यानी जो मैं मुंह से बोल दूंगा वो अगर लिखा जाएगा, तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं इस चीज के, सोशियोलॉजी के, वो ये बताते हैं कि जो आंकड़ा आएगा वो 46 लाख जाति, इससे भी ज्यादा जातियों का आ जाएगा, 46 लाख कास्ट आ जाएगी। और वो फिर मोदी जी कहेंगे अब तो इतना बड़ा डाटा आ गया, इस पे तो हम काम नहीं कर सकते भाई साहब, क्या करें। तो मोदी जी की ये जो साजिश, जो मनोवादी शक्तियों की साजिश है,
इसको ओबीसी समाज अच्छी तरह से समझ रहा है और पकड़ रहा है। इतना भोला भी नहीं जितना मोदी जी समझते हैं। अब होगा क्या, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि जैसे हरियाणा है, सबसे छोटी स्टेट है हरियाणा, 10 सांसद आते हैं हरियाणा से, और उसमें एक जाति है बढ़ई। अब बढ़ई जाति को हरियाणा में आप चले जाएं, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, कि वहां पे कोई बढ़ई कहता है, कोई जांगीड़ बोलता है, कोई जांगड़ा बोलता है, कोई खाती बोलता है, कोई धीमान बोलता है, कोई सुथार बोलता है, कोई तरखान बोलता है, कोई रामगढ़िया बोलता है, कोई विश्वकर्मा बोलता है, और भी कुछ नाम हो सकते हैं। अब इतने सारे नाम तो मैंने गिना दिए। अब एनुमरेटर एक घर में जाएगा तो हो सकता है कि वो बोले जी हम विश्वकर्मा समाज से। उसी के पड़ोस में, उसी गांव में वो दूसरे घर में जाएगा तो दूसरे घर वालों को बोलेगा जी हम तो खाती हैं। तीसरे घर में जाएगा वो कहेगा जी हम तो जांगड़ा है। तो इस तरह से एक, जिसको कहते हैं ना, हजारों जातियां, यानी अगर एक प्रदेश में आप सोचिए 10-12 सिनोनिम्स पर्यायवाची आ रहे हैं एक जाति के, तो उत्तर प्रदेश का जो 80 लोकसभा का अगर प्रदेश है उसमें कितने होंगे एक ही जाति के। राजस्थान जो ज्योग्राफिकली इतना बड़ा, उसमें सोचिए कितने आ जाएंगे। और हमारा देश तो आपको पता है। फिर स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ कहते हैं ना हर 20 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। अब मान लीजिए यादव है तो कोई यादव को YADAV लिखता है, कोई YADAVA लिख देता है, और अगर महाराष्ट्र में चले जाए तो Y लिखते नहीं, तो J लिख देते हैं, JADAV। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो 21वीं सदी में, अब ये 1931 के अंग्रेजों की जाति जनगणना नहीं हो रही। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में कई दशक पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कंप्यूटर ले आए हैं। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है इस देश में, तो क्यों झोला छाप टाइप की आप जाति जनगणना करा रहे हैं? आप क्यों नहीं आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं? मेरा प्रश्न है ये। और आप तो, वो मोदी जी तो खुद भी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी कर रखा है MA। तो इतने पढ़े लिखे होने के बाद फिर झोला छाप टाइप की जो जाति जनगणना, मैं इसको ठीक नहीं समझता। मोदी जी आप OBC के भी हैं, इतने शिक्षित हैं, तो आपसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप OBC के भी हैं, इसका कंसिक्वेंसेस क्या है इस तरह की जाति जनगणना करने के? मतलब क्या कुपरिणाम निकलेंगे, क्या भयानक परिणाम निकलेंगे, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अगले 1-8 मिनट में। देखिए, हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने का नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हम 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ने की भी बात करते हैं, और जो हमारा अति पिछड़ा समाज है वो वर्गीकरण की भी बात करता है। उसको लगता है कि हमें अगर एक ही वो रहेगी श्रेणी तो पूरा आरक्षण नहीं मिल पाता। और अति पिछड़ा समाज को बहकाने के लिए मोदी जी ने एक बार रोहिणी कमीशन बनाया था। उसका कार्यकाल मात्र 3 महीने का था। आज तक शायद ही कोई ऐसी कमीशन बनी हो जो 3 महीने के लिए बनी थी, उसको 6-6 महीने का पता नहीं 10 बार एक्सटेंशन दे दिया गया। उसकी रिपोर्ट आ गई और उसको ठंडे बस्ते में भी डाल दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। रोहिणी कमीशन ने भी ये कहा कि अगर हमें पिछड़े वर्ग में जो अलग अलग, क्योंकि सब बराबर नहीं है, पिछड़े वर्ग में भी हजारों जातियां हैं, कोई ज्यादा पिछड़ी हैं, कोई कम पिछड़ी हैं, अगर हमें सबको न्याय देना है, इंसाफ देना है, तो हमारे जो लैंडलेस OBC हैं, जो हमारे अति पिछड़ा है, जिनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, उनकी जब तक संख्या नहीं आएगी तो हम वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह की जाति जनगणना से क्या है, मान लीजिए अति पिछड़ा समाज का, जिसका मैंने उदाहरण फॉर एग्जांपल दिया आपको, एक कारपेंटर कास्ट का, बढ़ई खाती समाज का, वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी 150-200 जातियों में। अगर मान लो कि 3% भी आबादी है
तो 3 को आप 150 से डिवाइड कर लीजिए, 0.1% भी नहीं आएगी। तो जितनी आबादी उतना हक, कल को अगर उसको लागू किया जाएगा तो उनको मिलेगा क्या? हजारों साल से पीड़ित रहे हैं, वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं, शिक्षा से उनको दूर रखा, उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनको पद नहीं मिले, हजारों साल की वंचना से पीड़ित लोग हैं, और आज भी उनके साथ मजाक हो रहा है इस तरह का। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सरासर नाइंसाफी है, और जो 46 लाख टाइप का जो आंकड़ा आएगा, मैं समझता हूं वो नॉन वर्केबल होगा। लेकिन मोदी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मोदी जी के साथ जो भी इस तरह की ताकतें हैं जो सामाजिक न्याय का विरोध करती हैं, वो इस चीज को जान लें कि इस चीज को, जातीय जनगणना को, जेन्युइन कास्ट सेंसस को, सच्ची जातीय जनगणना को, वैज्ञानिक डायग्नोस्टिक्स जातीय जनगणना को आप रोक नहीं सकते। आज या कल जैसे सूरज को कोई बादल या राहु केतु ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते ना, उसका प्रकाश आगे रहेगा। तो ये सच्ची जातीय जनगणना तो होके रहेगी। मैं सिर्फ मोदी जी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो प्रधानमंत्री पद पे रहो, चिराग बनकर महफिल में चल सको तो चलो। ये लिबासे जिस्म दिन में 4 बार बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब, किसी दलित, किसी ओबीसी, किसी कमजोर तबके की किस्मत बदल सको तो प्रधानमंत्री पद पे रहो। और ओबीसी समाज से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप फिक्र ना करें, आप कमेरे और मेहनतकश ईमानदार समाज से बिलोंग करते हो, हजारों साल से आपने संघर्ष किया है। अब कुछ दिन की बात है, बहुत चंद दिनों में इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा, ये हम सब देख रहे हैं। रोज का अखबार इस बात को कह रहा है। तो इन अंधेरों में एक ना एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, और एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी। रात बेशक मनुवादियों की रही हो, लेकिन सुबह जो हो मानवतावादियों की और संविधानवादियों की होगी। और हमारे देश में बहुत जल्दी न्याय योद्धा राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और सबको, दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, आदिवासी को, महिला को, गरीब को, कमजोर को, सबको न्याय मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय संविधान, जय हिंद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं हाजिर हूँ। सर, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है, और सरकार को क्या आपको लगता है कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को अगर इस श्रेणी को नहीं जोड़ा जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं इस श्रेणी को हटा दिया गया, अगर नहीं जोड़ा जाता है तो क्या बीजेपी को सीधा फायदा इससे मिलेगा? आप मेरे ख्याल उल्टे उसरे से हजामत बना रहे हैं। बीजेपी को इतना नुकसान होने वाला है, ये तो मोदी जी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है ना। है क्या, एक कहावत, एक कहानी है कि एक जंगल था, उसमें सब पेड़ थे, पेड़ जो है वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। उनको लगता था ये हत्था जो है ना, ये हमारा ही भाई है, लकड़ी है, लेकिन फिर उनको पता लग गया। तो ये इस तरह की ओबीसी श्रेणी ना रख करके मोदी जी ने, ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि 2 से 302 केवल और केवल ओबीसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो अब ये ना ओबीसी समाज कह रहा है पुनः मूषक भव। मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाया था ओबीसी समाज ने, और वापस उसी जगह पे मोदी जी चले जाएंगे। ये दीवार पे साफ लिखा हुआ है जी। और कोई प्रश्न? सर, लेकिन मोदी सरकार करवा भी लेती है जनगणना ओबीसी की, जरूरी नहीं है कि आंकड़े वो जारी कर दें और ये सब खुलकर के पब्लिक में आ जाए। मैंने कहा ना जी कि ओबीसी की जातीय जनगणना होकर रहेगी जेन्युइन, साइंटिफिक, सच्ची। एक समय की बात है, हो सकता है मोदी के कार्यकाल में ना हो,
मोदी जी का कार्यकाल ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं। अभी पिछले दिनों राहुल जी ने भी कहा था कि ये सरकार 1 साल से ज्यादा चलेगी। आज तक कोई बात राहुल जी की गलत साबित नहीं हुई, चाहे वो कोरोना के बारे में, चाहे जीएसटी के बारे में, चाहे नोटबंदी के बारे में। जो कुछ राहुल जी कहते हैं वो प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी समाज इंतजार कर रहा है कि जैसे मौका मिलेगा, उनको पता लग गया उनका सच्चा नेता कौन है। हेलो, मैं तेजपाल सिंह, जैसे आपने बताया था कि कहीं यादव की स्पेलिंग YADAV है, जाधव है, या हरियाणा में जो आपने बढ़ई का एग्जाम्पल दिया, कांगड़ और कई सारी जातियाँ बटे हुए हैं, तो ओबीसी कैटेगरी न डालने से ऐसे भी चांसेज हैं कि उनको उनका हक नहीं मिल पाया जो ओबीसी आबादी को मिलना चाहिए या उन जातियों को मिलना चाहिए। दूसरा, आपके पास क्या तैयारी है इस बात को ओबीसी समुदाय तक ले जाने की? देखिए जी, तैयारी की बात मैं पहले कह देता हूँ। हम जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा काम है कि जनता के मुद्दे उठाना, और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे ऑनरेबल राहुल गांधी जी हमेशा गरीब और कमजोर के मुद्दे लोकसभा में उठाते हैं। तो जो भी संवैधानिक तरीके हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम अपने तरीके से जल्दी एक रूपरेखा अपने संघर्ष की, अपने आंदोलन की आपके सामने रखेंगे और संघर्ष होगा। दूसरी जो बात आपने कही कि क्या मिलेगा, तो पंचतंत्र की एक कहानी है कि बिल्ली ने एक बार सारस को बुलाया दावत के लिए, और दावत जो थी वो चपटी थाली में परोसती। तो बिल्ली तो लप लप करके उसको चाट गई सारी खीर, और सारस बेचारा चोंच मारता रहा। तो ये कुछ इसी तरह की कहानी बन रही है कि जो हमारे दलित पिछड़ों को इससे वो कह देंगे हमने जाति जनगणना भी करा ली और कुछ मिला नहीं। जी, चला दीजिएगा अपने एडिटर साहब से कह के। वैसे कम चांस कम है। मैं डॉक्टर अनिल जय हिंद, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग का चेयरमैन, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए आया हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुभाषिनी शरद यादव जी को भी उपस्थित होना था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। आपको पता है आजकल इंजन में क्या चल रहा है, तो वो कहीं दूर अटक गई और वो नहीं ज्वाइन कर पा रही मेरे साथ। तो साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जनगणना शुरू हो चुकी है, और ये जो जनगणना शुरू हुई है उसमें जो ओबीसी श्रेणी के बारे में जो एक कॉलम होना चाहिए था वो नहीं है। ये मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया का एक नोटिफिकेशन है जो 14 अगस्त को अभी जारी हुआ है, और इसके जो क्वेश्चनायर है उस क्वेश्चनायर में, उस प्रश्नावली में 10वें नंबर पे लिखा है शेड्यूल कास्ट / शेड्यूल ट्राइब / कास्ट। अब ये सिर्फ कास्ट लिखा है, इसमें ओबीसी श्रेणी नहीं लिखा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को बार बार कहते हैं, छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, और एक बात वो बहुत बार बार कहते हैं कि हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब ओबीसी एक संवैधानिक दर्जा है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट्स की भर्ती हो एम्प्लॉयमेंट्स की, तो उसमें ओबीसी लिखा हुआ आता है। शिक्षा में जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो हमारी चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी के परामर्श पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे और हमारे एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी थे,
उन्होंने संविधान में 15(5) का संशोधन लेकर के आए और ओबीसी वर्ग को, SC ST वर्ग को, सबको केंद्रीय जो विश्वविद्यालय थे उन संस्थानों में आरक्षण दिया। तो ये तो बियॉन्ड, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती कि ओबीसी एक संवैधानिक वर्ग है। अब मोदी जी ने उसको क्यों गायब कर दिया, ये मुझे अभी तक बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मोदी जी ने उसमें जो ये कॉलम रखा है सिर्फ कास्ट, इसका मतलब ये है कि जो एनुमरेटर है वो घर में जाएगा और परिवार के मुखिया से वो पूछेगा कि आपकी जाति क्या है, और वो जो सिस्टम है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन किया जाएगा उससे जो आंकड़े आएंगे वो बहुत ही खराब आएंगे और वो नॉन वर्केबल होंगे। अब विडंबना जो है वो इस चीज की है कि मोदी जी जब 2014 में आए चुनाव में, तो तब से लेकर के आज तक हर चुनाव में उन्होंने ये कहा है कि मैं ओबीसी का हूं, और ओबीसी होने की वजह से दुनिया में मुझको अपशब्द कहे जाते हैं, मुझे तरह तरह की शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मुझे 2.5 किलो अपशब्द रोज दिए जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने जो भोले भाले हमारे ओबीसी के भाई थे उनकी सहानुभूति अर्जित की, और पिछले 12 वर्षों में लगातार एक ओबीसी के बहुत बड़े वर्ग का वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कभी 2 सांसद होते थे, वो 2 से लेकर के अगर 302 तक पहुंची है, तो उसमें ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हाथ है। और उसी ओबीसी वर्ग को मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं। यानी ओबीसी वर्ग ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इनकी पार्टी को सत्ता में लेके आए, और मोदी जी उसी ओबीसी वर्ग को मूर्ख बना रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि असल में मोदी जी कहने को तो ओबीसी वर्ग का अपने आप को बताते हैं, लेकिन जो उनके कर्म है वो दर्शाते हैं कि मुखौटा ओबीसी का है, लेकिन जो उनका दिल है वो मनुवादी शक्तियों के लिए धड़कता है। उनके जो कर्म है वो मनुवादी हैं, उन मनुवादी शक्तियों के इशारे पे वो काम करते हैं। ओबीसी श्रेणी का इस क्वेश्चनायर में एब्सेंट होना, गायब हो जाना, ये कोई भूल चूक वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, खड़यंत्र है। और मैं कहूंगा कि इसके पीछे जो दिमागी मनुवादी हैं, वो दिमागी मनुवादी जो मोदी सरकार को नियंत्रित करते हैं, वो नहीं चाहते कि सदियों से जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, वो भविष्य में उनके बराबर मुख्य धारा में आकर के खड़े हो जाएं। वो चाहते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था सदियों तक चली है वो ऐसी ही चलती रहे। अच्छा साथियों, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना की घोषित की, वो बहुत मजबूरी के चलते की। 2023 में हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने ये मुहिम, ये आंदोलन शुरू किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और इस बात को उन्होंने एक सही में बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए उठाया था। भारत जोड़ो यात्रा में जब उन्होंने हजारों किलोमीटर तक यात्रा की, तो उन्होंने देखा कि गांव में जब इंटीरियर्स में से वो गुजरे, वो इस देश की जो 88% आबादी है, जो ओबीसी है, SC है, ST है, जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो इस देश का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो पावरफुल इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, जैसे जो मंत्रालयों में सचिव होते हैं जो पूरी मिनिस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, जैसे 500 फॉर्च्यून कंपनी होती हैं, मीडिया हाउसेज होते हैं, मीडिया के मालिक, उनके एडिटर, उनके एंकर, तो ये सब के सब यहाँ पे ओबीसी, SC, ST बिल्कुल
एब्सेंट है। और राहुल जी का मानना था कि अगर इस तरह की व्यवस्था रही किसी भी देश में, अगर 88% वर्ग को अगर आप पावर स्ट्रक्चर से बाहर रखेंगे तो वो देश कभी देश एडवांस नेशन बन नहीं पाएगा। तो कहने को तो हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था लागू है, जिसको कहते हैं ना डीजीओ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू है कागजों में, लेकिन डी फैक्टो वास्तविकता में अगर आप जाएं तो आज भी हमारे देश में एक बहुत हद तक एक मनुवादी व्यवस्था जो है वो चल रही है। अब होता क्या है कि जब भी कोई मनुवादी शक्तियों के खिलाफ इस देश में जिस जिस महापुरुष ने भी आवाज उठाई है तो उसका विरोध हुआ है। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, जिन्होंने भी इस देश के शोषितों वंचितों के लिए आवाज उठाई है, उनको गालियां पड़ी। तो आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार, क्योंकि राहुल जी आवाज उठाते हैं, ओबीसी की आवाज उठाते हैं, दलित की आवाज उठाते हैं, आदिवासी की आवाज उठाते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं, महिलाओं की आवाज उठाते हैं, यानी जो शोषित वंचित तबका है हमारे देश का, उसकी आवाज उठाते हैं। इसलिए इस देश में जो मनोवादी दिमागी आदमी हैं वो राहुल जी का विरोध करते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे हर तरह से। उनको तरह तरह के, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह के अपशब्द पिछले 10-12 साल में, 15 साल में राहुल जी के लिए इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो गरीब और कमजोर का साथ देते हैं। मुकदमे उनके पे लगे, 30 से ज्यादा उनके खिलाफ FIR हुई, उनको जेल तक की सजा दे दी गई, उनको घर से बेघर करके उनका सामान सड़क पे फेंक दिया गया। लेकिन राहुल जी, आप समझते हैं कि वो एक अलग ही किस्म के, एक अलग ही बहादुर नेता हैं, और ये मनुवादी शक्तियां भूल जाती हैं कि राहुल गांधी जी एक गांधी हैं, वो सावरकर नहीं है कि वो झुक जाए या माफी मांग लें। वो जब सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वो खड़े रहते हैं। और ये इस देश के ओबीसी की, दलित की, आदिवासी की, महिलाओं की, गरीबों की खुशकिस्मती है कि इस देश को एक ऐसा नेता मिला है। वो एक शेर भी है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर, ऐसा नेता ये इस देश के ओबीसी वर्ग का, इस दलित का, इसकी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे लिए लड़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 29 जुलाई 2024 न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। लोकसभा में जातीय जनगणना का मुद्दा चल रहा था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे और राहुल जी के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अर्बन नक्सल मानसिकता, पापी। और एक सांसद जो है बीजेपी का, आप जानते हैं कि वो अपनी जबान के लिए मशहूर है, अनुराग ठाकुर, उसने पता नहीं क्या क्या कहा जो मैं शब्द रिपीट भी नहीं कर सकता। उस दिन 29 जुलाई 2024 को संसद के अंदर न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने इन सब चीजों के बावजूद बिना उत्तेजित हुए, मुस्कुराते हुए बड़ी शांति से एक बात कही थी, और वो प्रोफेटिक वर्ड्स थे। उन्होंने कहा था, मोदी जी आज आप चाहे कुछ भी कह लें मुझे, लेकिन इस देश में जातीय जनगणना इसी लोकसभा के कार्यकाल में और आपकी सरकार के द्वारा मैं करा के रहूंगा। और आप सब जानते हैं कि 9 महीने बाद 30 अप्रैल 2025 को मोदी जी की सरकार मजबूरी में, जनता के प्रेशर में उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके दिल के अंदर हेरा फेरी या बेईमानी रही, जिसका आप देख रहे हैं कि क्वेश्चनायर में ओबीसी श्रेणी बिल्कुल गायब है। अब मोदी जी चाहते हैं कि जो झोला छाप टाइप की जनगणना, जिस तरह की जनगणना की वकालत
न्याय योद्धा राहुल गांधी जी करते हैं, वो आपने देखा अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि समाज का एक्सरे है, तो वो एक डायग्नोस्टिक, साइंटिफिक, जेन्युइन कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। और मैं एक डॉक्टर हूं, क्वालिफाइड डॉक्टर हूं, मैं ये जानता हूं कि जब डायग्नोसिस सही होगा तो इलाज भी सही होगा, अगर डायग्नोसिस गलत होगा तो इलाज भी गलत होगा। तो समाज का अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो उसकी साइंटिफिक, डायग्नोस्टिक, जेन्युइन कास्ट सेंसस आपको करानी पड़ेगी। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण माफ करना, उसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे देश में तेलंगाना में स्थापित हो चुका है। तेलंगाना में जो जननायक राहुल गांधी जी के निर्देश अनुसार जनगणना हुई, जो कास्ट सर्वे हुआ, जो तेलंगाना सरकार ने कराया, उसको नाम दिया सीप कास्ट सर्वे, SEEP कास्ट सर्वे, यानी S सोशल, जो 3 E हैं उसमें एक E इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, यानी हर परिवार, हर समाज, हर जाति के ये जो 5 पहलू हैं, ये 5 डायमेंशंस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल, उसका असेसमेंट करने के लिए स्टेक होल्डर से बात की गई। ये मन की बात करके क्वेश्चनर नहीं बनाया गया वहां पे कि रात को 8 बजे मन में आया और क्वेश्चनर बना दिया। जितने भी वहां पे इस तरह के सामाजिक संस्थाएं थी, जो एक्टिविस्ट थे सोशल, उनसे बात करके वहां पे 54 प्रश्नों का एक क्वेश्चनर बनाया गया, ताकि जो 5 पहलू, जो 5 डायमेंशंस हैं हर समाज की, 242 जाति हैं वहां तेलंगाना में, वो सब डायमेंशन का उनको पता लगे। और वहां पे उन 242 जातियों का जो कास्ट का मैनुअल लेकर के, और जो सेंट्रल कास्ट लिस्ट है हमारे पास उपलब्ध है, उसको लेकर के एनुमरेटर हर घर में गए, वहां श्रेणी पूछी कि आपकी क्या श्रेणी है। किसी ने कहा जी मैं ओबीसी में आता हूं, तो ओबीसी में आप किस समाज से आते हैं, वो वहां पे पूछा गया। जो वर्बेटिम, यानी जो मैं मुंह से बोल दूंगा वो अगर लिखा जाएगा, तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं इस चीज के, सोशियोलॉजी के, वो ये बताते हैं कि जो आंकड़ा आएगा वो 46 लाख जाति, इससे भी ज्यादा जातियों का आ जाएगा, 46 लाख कास्ट आ जाएंगी। और वो फिर मोदी जी कहेंगे अब तो इतना बड़ा डाटा आ गया, इस पे तो हम काम नहीं कर सकते भाई साहब, क्या करें। तो मोदी जी की ये जो साजिश, जो मनुवादी शक्तियों की साजिश है, इसको ओबीसी समाज अच्छी तरह से समझ रहा है और पकड़ रहा है, इतना भोला भी नहीं जितना मोदी जी समझते हैं। अब होगा क्या, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि जैसे हरियाणा है, सबसे छोटी स्टेट है हरियाणा, 10 सांसद आते हैं हरियाणा से, और उसमें एक जाति है बढ़ई। अब बढ़ई जाति को हरियाणा में आप चले जाएं, मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, कि वहां पे कोई बढ़ई कहता है, कोई जांगीड़ बोलता है, कोई जांगड़ा बोलता है, कोई खाती बोलता है, कोई धिवान बोलता है, कोई सुथार बोलता है, कोई तरखान बोलता है, कोई रामगढ़िया बोलता है, कोई विश्वकर्मा बोलता है, और भी कुछ नाम हो सकते हैं। अब इतने सारे नाम तो मैंने गिना दिए। अब एनुमरेटर एक घर में जाएगा तो हो सकता है कि वो बोले जी हम विश्वकर्मा समाज से हैं। उसी के पड़ोस में, उसी गांव में वो दूसरे घर में जाएगा तो दूसरे घर वालों को बोलेगा जी हम तो खाती हैं। तीसरे घर में जाएगा, वो कहेगा जी हम तो जांगड़ा है। तो इस तरह से एक, जिसको कहते हैं ना, हजारों जातियां, यानी अगर एक प्रदेश में आप सोचिए 10-12 सिनोनिम्स, पर्यायवाची आ रहे हैं एक जाति के, तो उत्तर प्रदेश का जो 80 लोकसभा का अगर प्रदेश है उसमें कितने होंगे एक ही जाति के। राजस्थान जो ज्योग्राफिकली इतना बड़ा, उसमें सोचिए कितने आ जाएंगे। और हमारा देश तो आपको पता है। फिर स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ कहते हैं ना हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। अब मान लीजिए यादव है, तो कोई यादव को YADAV लिखता है,
कोई YADA लिख देता है, और अगर महाराष्ट्र में चले जाए तो Y लिखते नहीं, तो J लिख देते हैं, JADAV। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो 21वीं सदी में, अब ये 1931 के अंग्रेजों की जाति जनगणना नहीं हो रही। मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में कई दशक पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कंप्यूटर ले आए हैं। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है इस देश में, तो क्यों झोला छाप टाइप की आप जाति जनगणना करा रहे हैं? आप क्यों नहीं आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं? मेरा प्रश्न है ये। और आप तो मोदी जी तो खुद भी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी कर रखा है MA। तो इतने पढ़े लिखे होने के बाद फिर झोला छाप टाइप की जो जाति जनगणना, मैं इसको ठीक नहीं समझता। मोदी जी आप OBC के भी हैं, इतने शिक्षित हैं, तो आपसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप OBC के भी हैं, इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? इस तरह की जाति जनगणना करने के मतलब क्या कुपरिणाम निकलेंगे, क्या भयानक परिणाम निकलेंगे, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अगले 1-8 मिनट में। देखिए, हर कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने का नारा है कि जितनी आबादी उतना हक। हम 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ने की भी बात करते हैं, और जो हमारा अति पिछड़ा समाज है वो वर्गीकरण की भी बात करता है। उसको लगता है कि हमें अगर एक ही वो रहेगी श्रेणी तो पूरा आरक्षण नहीं मिल पाता। और अति पिछड़ा समाज को बहकाने के लिए मोदी जी ने एक बार रोहिणी कमीशन बनाया था। उसका कार्यकाल मात्र 3 महीने का था। आज तक शायद ही कोई ऐसी कमीशन बनी हो जो 3 महीने के लिए बनी थी, उसको 6-6 महीने का पता नहीं 10 बार एक्सटेंशन दे दिया गया। उसकी रिपोर्ट आ गई और उसको ठंडे बस्ते में भी डाल दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। रोहिणी कमीशन ने भी ये कहा कि अगर हमें पिछड़े वर्ग में जो अलग अलग, क्योंकि सब बराबर नहीं है, पिछड़े वर्ग में भी हजारों जातियां हैं, कोई ज्यादा पिछड़ी हैं, कोई कम पिछड़ी हैं, अगर हमें सबको न्याय देना है, इंसाफ देना है, तो हमारे जो लैंडलेस OBC हैं, जो हमारे अति पिछड़ा है, जिनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, उनकी जब तक संख्या नहीं आएगी तो हम वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह की जाति जनगणना से क्या है, मान लीजिए अति पिछड़ा समाज का, जिसका मैंने उदाहरण फॉर एग्जांपल दिया आपको, एक कारपेंटर कास्ट का, बढ़ई खाती समाज का, वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी 150-200 जातियों में। अगर मान लो उनकी 3% भी आबादी है तो 3 को आप 150 से डिवाइड कर लीजिए, 0.1% भी नहीं आएगी। तो जितनी आबादी उतना हक, कल को अगर उसको लागू किया जाएगा तो उनको मिलेगा क्या? हजारों साल से पीड़ित रहे हैं, वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं, शिक्षा से उनको दूर रखा, उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनको पद नहीं मिले,